ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो टॉपिक करवाना है एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। पहले हम फोकस कर लेते हैं ऑन दिस एरिया दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एसेट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। सो एसेट को हम क्लासिफाई करते हैं एज करंट एंड नॉन करंट। हाउ डू क्लासिफाई करंट एसेट और नॉन करंट में डिफरेंस कैसे पता चलता है? जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर हो वो नॉन करंट, और जो विद इन 1 ईयर हो वो करंट। दूसरा, हम एसेट की क्लासिफिकेशन रखते हैं एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कैसे पता चलेगा कि कोई एसेट टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? उसकी फिजिकल सब्सटेंस, जिसकी फिजिकल सब्सटेंस है वो टेंजिबल है, और जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है वो इंटेंजिबल है। इस क्लासिफिकेशन में मुझे एक झूठ नजर आ रहा है। आपने मुझे कहा कि कोई भी एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस हो, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सब्सटेंस इज कि वो दिखता हो, टचेबल हो, ठीक है। व्हाट अबाउट ट्रेड रिसीवेबल? इज ट्रेड रिसीवेबल एन एसेट? यस। इज ट्रेड रिसीवेबल अ टेंजिबल एसेट और एन इनटेंजिबल एसेट? Tangible? How can this a trade receivable be tangible? You said it is intangible. How come it is intangible? क्योंकि हमने अगर किसी कस्टमर को चीजें सेल की हैं तो वो कस्टमर मेरा एसेट नहीं है। कस्टमर से पैसे लेने का अख्तियार, राइट, मेरा एसेट है। मैं अगर किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को गुड सेल करता हूं ऑन क्रेडिट, तो वो पूरी की पूरी कंपनी मेरा एसेट नहीं बन जाएगी, लेकिन उस कंपनी से पैसे लेने का अख्तियार मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। ऐसे ही कहते हैं ना हम बात, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। लेकिन हाउ कैन दिस बी टेंजिबल? क्या इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है? चले इजी करते हैं, दूसरी एग्जांपल। बैंक बैलेंस टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? बैंक बैलेंस, हाउ कैन यू सी? सॉरी, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीज होती है, गुडविल को हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड तो करते हैं। नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मैं इस बात में नहीं जा रहा कि हमारी बनी हुई है, खरीदी हुई है। मैं आसान करता हूं, सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाता हूं। सॉफ्टवेयर टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल। और मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी? क्यों सॉफ्टवेयर को पैसों में नहीं मेजर कर सकते? ठीक है, बट हाउ दिस, आपने मुझे पहले क्लासिफिकेशन ये बताओ कि जो भी चीज मॉनिटरी यानी पैसों में मेजर हो सकती है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप जो मुझे इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बता रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है। आपने मुझे कहा कि इंटेंजिबल एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो, तो मैंने कहा जो बैंक बैलेंस है उसकी भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। जो आपकी डेफिनेशन है उसमें मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की तो बात ही नहीं की आपने मुझसे। आपने डेफिनेशन में मुझे क्या कहा कि जिस चीज की फिजिकल सब्सटेंस ना हो, बैंक बैलेंस की फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, ट्रेड रिसीवेबल की फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती। तो जो चीज वर्चुअल है वो चीज भी इंटेंजिबल होनी चाहिए। लेकिन इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है? IAS 38 कहता है इंटेंजिबल एसेट इज पहला पार्ट क्या है? आइडेंटिफाइबल। दूसरा पार्ट ये कहता है
नॉन मॉनेटरी एसेट, और तीसरा पार्ट कहता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। So intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Identifiable का मकसद क्या हुआ कि जिसको हम शनाख्त कर सके कि हमें ये बेनिफिट आ कहां से रहे हैं। दूसरा, this should be non-monetary. What do you mean by non-monetary एसेट? जिसकी फिक्स अमाउंट ना हो। कोई एग्जांपल दे दे। सही, सही हो गया, ठीक है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है? दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन एक्चुअली। देखिए, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू डिटरमिनेबल है। एग्जैक्ट अमाउंट जितनी उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है उतने पैसे आपको मिलेंगे। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी में एक डेफिनेशन ये आती है कि जिसकी फिक्स्ड डिटर्मिनेबल यूनिट्स में मेजरमेंट हो सके। डिटर्मिनेबल यूनिट्स, जिस तरह अगर मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदूं तो वो कंपनी मुझे कितना कब इंटरेस्ट देगी और रिडेम्पशन के ऊपर मुझे कितने पैसे देगी, ये तमाम चीजें डिटर्मिन्ड है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स तो डिविडेंड फिक्स नहीं है, और जब मैं इसको बेचूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे ये भी फिक्स्ड नहीं है। तीसरा क्लासिफिकेशन, मैं बात कर रहा था कि हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम एसेट को क्लासिफाई करते हैं एज करंट एंड नॉन करंट। दूसरा हम एसेट को क्लासिफाई करते हैं एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तीसरा हम एसेट को क्लासिफाई करते हैं एज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। हमारा टॉपिक है बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एसेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। Do you have any idea what does financial asset mean? What is financial asset? जिसको पैसों में मेजर किया जा सके? No. Financial assets mean it is a contract. It is a contract that gives rise to financial asset for one entity and equity or liability for another. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत एक एंटिटी के पास फाइनेंशियल एसेट हो और दूसरी एंटिटी के पास इक्विटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, तो ऐसे एसेट को फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है। यू कैन नॉट से कि कोई भी एसेट जिसको पैसों में मेजर किया जा सके, अगर कोई ऐसा एसेट हुआ जिसको पैसों में मेजर नहीं कर सकेंगे तो माजरत के साथ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम बात ही पैसों की करते हैं, और अगर कोई चीज पैसों में नहीं तोली जा सकती
जिसकी कॉस्ट या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होगी, वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, वो आइडिया ही नहीं हमारे पास। अब एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। मिसाल, ट्रेड रिसीवेबल। मैंने आपको क्रेडिट पे गुड सेल किए, मैंने आपको क्रेडिट पे सर्विसेज दी, ये हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके बाद मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट हुआ और आपके पास ट्रेड पेएबल क्रिएट हुआ। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर माय एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर योर एंटिटी। तो रिसीवेबल क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। इट इज नॉट अ नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, ये इस बहस का हिस्सा बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेंजिबल सिर्फ वो नहीं जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो। इंटेंजिबल के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो नॉन मॉनिटरी होना चाहिए। तो ट्रेड रिसीवेबल की फिजिकल सब्सटेंस में नहीं होती, बैंक बैलेंस की फिजिकल सब्सटेंस में नहीं होती, लेकिन उसको इंटेंजिबल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंटेंजिबल की डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा। द डेफिनेशन दैट यू पीपल वर टेलिंग मी इज ओनली 1/3 ऑफ द डेफिनेशन। फाइनेंशियल एसेट, बैंक बैलेंस। मैं अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूं, या कोई मेरे बैंक में आगे पैसे जमा करवा के चला जाता है, या कोई कस्टमर मेरे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड बैंक। इस ट्रांजैक्शन के बाद इट इज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर मी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द बैंक। बैंक रिकंसिलिएशन जब बचपन में पढ़ी थी तो पूछा था ना कि सर पैसे जमा रहा है, वो क्रेडिट कर रहा है, तो टीचर ने सामने क्या बताया था कि क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी है। सो बैंक बैलेंस टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, हम इस बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतना वाज़ेह रहे कि ये फाइनेंशियल एसेट है। कैश फाइनेंशियल एसेट है या नॉन फाइनेंशियल एसेट है? कैश इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। दिस कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जो नोट है वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, बियरर फॉर्म है, जिसके पास होगा वो उसका मालिक। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द होल्डर एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर का साइन है इस पे और लिखा है हामिले हाजा। जो बियरर है, जो उसका होल्डर है, उसको स्टेट बैंक राइट देता है। ठीक है, 5,000 मालियत, 1,000 रुपए मालियत की उसकी वैल्यू है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होल्डर एंड द बैंक। दिस इज एन एसेट फॉर मी एंड लायबिलिटी फॉर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? Any contract that gives rise to financial asset for one entity and equity or liability for another. अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है और मैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरे लिए क्या बना? एसेट, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। और जो इशूअर है बॉन्ड्स का, उसके लिए वो बॉन्ड क्या है? लायबिलिटी। सो अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे लिए एसेट, उसके लिए लायबिलिटी। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट। मैं अगर किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदता हूं, मैं उनको क्या शो करूंगा? क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इशूअर नहीं हूं, मेरे लिए वो शेयर्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, एसेट है। और इशूअर के लिए शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इक्विटी। कॉन्ट्रैक्ट गिविंग राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर माय कंपनी एंड इक्विटी फॉर द इश्यूअर। और नॉन फाइनेंशियल एसेट जो सिर्फ आपका एसेट हो, किसी और के लिए कुछ भी ना हो। मिसाल हमारी गाड़ी, मिसाल हमारी प्रॉपर्टी, मिसाल हमारी मशीन, हमारा एसेट है, किसी और के लिए क्या है?
कुछ भी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर गाड़ी लीज करना है तो, अगर मैं गाड़ी लीज पे लूं तो क्या गाड़ी भी फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी? गाड़ी सब्सटेंस के हिसाब से राइट ऑफ यूज तो आपके पास है ना। अगर मैं गाड़ी लीज करवाता हूं तो क्या गाड़ी भी फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? मेरे पास है, कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन देखो गाड़ी भी किसकी? मेरे लिए, और लायबिलिटी भी किसके लिए? मेरे लिए। अगर मैंने कोई भी इन्वेंट्री क्रेडिट पे खरीदी है तो हम डेबिट करते हैं इन्वेंट्री, क्रेडिट करते हैं पेएबल, तो इन्वेंट्री तो फाइनेंशियल नहीं बन गई ना। इन्वेंट्री तो नॉन मॉनिटरी है, इन्वेंट्री तो नॉन फाइनेंशियल ही है, लेकिन जो ट्रेड पेएबल है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, किसी और के लिए एसेट है। इसी तरीके से बैंक से जब आप लीज करवाते हैं कोई भी एसेट तो वो एसेट फाइनेंशियल नहीं बन जाएगा, लेकिन जो लीज लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपके लिए लायबिलिटी है और बैंक के लिए रिसीवेबल है। एसेट सिर्फ बीच में एक सिक्योरिटी है। अब इस बात को याद रखेंगे, दिस शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली क्या होगा कि ये होगा कोलेट्रल, दिस इज एन एग्रीमेंट। अब इसकी वजह से एक परेशानी सामने आ रही है। क्रिप्टो करेंसी एक सिंपल करेंसी इज अ फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि होल्डर का एसेट है और इश्यूइंग अथॉरिटी की लायबिलिटी है। तो मेरे पास डॉलर्स हो, पाउंड्स हो, यूरोज हो, रुपया हो, कोई भी करेंसी हो, फाइनेंशियल एसेट है। व्हाट अबाउट क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइन, जो होल्डर है उसका तो एसेट है, लायबिलिटी किसकी है? सतोशी नाकामोटो, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, कंपनी है कि बंदा है, जिंदा है कि मर गया। बिटकॉइन का या इथेरियम का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई कोलेटरल नहीं है, किसी की लायबिलिटी नहीं है। ये पता नहीं हकीकत है या फ्रॉड है। अकाउंटिंग इस बात में परेशान है कि क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। क्या उसको फाइनेंशियल एसेट करके दिखाना चाहिए? तो हम बोलते हैं तो डेफिनेशन ही नहीं मीट करा। फाइनेंशियल एसेट इज व्हाट? एसेट फॉर वन, लायबिलिटी फॉर अदर। किसकी लायबिलिटी है क्रिप्टो करेंसी? किसी की नहीं। लेकिन बॉन्ड्स है, लोन नोट्स है, डिबेंचर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स है, ट्रेड क्रेडिट है, इन तमाम चीजों में एक पार्टी के लिए एसेट बनता है और किसी दूसरी पार्टी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी बनती है। तो सोफा क्रिप्टो के ऊपर कोई स्टैंडर्ड डेवलप हो नहीं पाया, लेकिन इंटरप्रिटेशन जरूर आ चुकी है। क्योंकि जब अनाउंस होता कि टेस्ला ने $1 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं, तो सवाल तो उठेगा कि टेस्ला अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिटकॉइन कैसे दिखाएगा? कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? अब तक क्रिप्टो के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है वो IAS 38 है, इंटेंजिबल एसेट्स, बिकॉज इट इज अ नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, फाइनेंशियल क्लियर हो गया? यस। आपके समझने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए अगर कैच कर सको तो पकड़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़ा टेक्निकल होता है। फाइनेंशियल एसेट में कैश फ्लोज कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। मिसाल मैं आपसे बॉन्ड खरीदूं तो आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपको इतना 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 कूपन इंटरेस्ट दूंगी और 5 साल के बाद या 6 साल के बाद ये मैच्योर होगा, आप मुझे इतनी रिडेम्पशन वाली या इतना प्रीमियम लेंगे। तो हमारे दरमियान ये एग्रीड है कि सीरीज ऑफ पेमेंट क्या होगी। मॉनेटरी एसेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी सामने से कितना पैसा वापस मिलेगा वो डिफाइन नहीं होता। अब ऑर्डनरी शेयर्स हैं, ऑर्डनरी शेयर्स बेसिकली मॉनेटरी नहीं कहलाए जा सकते, उनको नॉन मॉनेटरी कहा जाता है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं है, डिविडेंड कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, रिडेम्पशन कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, कंपनी तो कभी भी मुझसे वापस नहीं लेगी ना शेयर्स। आप तो सेकेंडरी मार्केट में बेच के अपनी जान छुड़ा सकते हैं या गेन रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड्स आ जाएंगे फाइनेंशियल में और इक्विटी आ जाएगी नॉन मॉनिटरी में। फाइनेंशियल है लेकिन नॉन मॉनिटरी है, लेकिन ज्यादा दिमाग पे सवार करने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद कर लें कि कोई भी एसेट एक कंपनी के लिए एसेट हो, किसी दूसरे के लिए इक्विटी या लायबिलिटी हो, तो वही फाइनेंशियल है, वही मॉनिटरी है। क्लियर है मेरी बात? यस। अब हमें क्या करना है? हमें परेशानी ये होती है कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल एसेट खरीदती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? क्या वो IAS 16 में जाएगा? क्या वो IAS 38 में जाएगा? क्या वो IAS 40 में जाएगा? तुमने कहा नहीं, इसका अलग ही स्टैंडर्ड है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का जब वर्ड यूज किया तो मैं तीन बातें करूंगा: फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मकसद जो हमारे लिए लायबिलिटी हो और किसी और के लिए एसेट हो। मिसाल ट्रेड पेएबल है, मिसाल बॉन्ड्स है, अगर हम इश्यू करते हैं, डिबेंचर्स हम इश्यू करते हैं, हमारे लिए लायबिलिटी है और जो उसका इन्वेस्टर होगा उसके लिए एसेट है। वैसे आपस की बात है, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकती है कोई, मैं कहूं लायबिलिटी, कोई कहे नहीं मेरा एसेट नहीं है। एसेट में तो बात समझ में आती है, भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरी बैलेंस शीट में तो एसेट दिखेगा, किसी और के बैलेंस शीट में क्यों दिखेगी ये प्रॉपर्टी? नहीं दिखेगी। डोनेशंस अगर आप दे देते हैं, नहीं अगर दे दिए तो, अगर देनी है तो डिस्क्रिशनरी है, आप देना चाहे नहीं देना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर दे दिए तो फिर जिसको कैश दिया उसका एसेट हो गया। प्रोविजंस, व्हाट डज प्रोविजन मीन? पढ़ा ना भाई प्रोविजन, प्रोविजन की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट बोलो। IAS 37 पढ़ा? 37 प्रोविजंस नहीं? प्रोविजन का मकसद क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। डेफिनेशन का पहला ऐसा क्या कह रहा है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। तो आम लायबिलिटी और इस लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? दिस इज ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो लायबिलिटी तो है लेकिन उसका या तो टाइम अनसर्टेन है या उसका अमाउंट अनसर्टेन है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, व्हाट डज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से? फ्यूचर का लॉस है वो जल्दी रिकॉर्ड कर ले, लेकिन अगर गेन है तो उसके रियलाइज होने का वेट करें। सादा तरीके से कहें तो एसेट्स मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई खतरा है, किसी कस्टमर ने हमारे ऊपर केस कर दिया, एनवायरमेंटल डैमेज कर दिया हमने, मुमकिन है कि अगर हम केस हार गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। मुमकिन है कि रेगुलेटर हमें फाइन कर दे इसकी वजह से। तो अगर इससे पहले कि हम केस हारें, इससे पहले कि वो जुर्माना लगे, प्रूडेंस कहता है कि इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी तो है। लेकिन मैं पूछता हूं, लेकिन पता नहीं कब देनी है। तो जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, तब पता चलेगा, और पता नहीं कितना जुर्माना लगेगा। तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आप एक काम करें, आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लें,
लीगल एडवाइजर आपको एक अंदाजा बताएगा, आप उस हिसाब से रिकॉर्ड कर लें। आइए 16 में आपने एक पढ़ा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। व्हाट इज द डिसमेंटलिंग कॉस्ट? कि जब हम एसेट को, प्लांट को एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ पे रिस्टोर करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, वो खर्चा क्या आज ही आप रिकॉर्ड कर लेते हो? यस। और किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। उसको आप डेबिट करते हो एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और क्रेडिट करते हैं एज ए नॉन करंट लायबिलिटी। उसको प्रोविजन क्यों बोलते हो? क्योंकि अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट है। ये जो बताया था हमारा अंदाजा है कि 10 साल के बाद होगा और डिसमेंटल पे इतना खर्चा होगा, ये अंदाजा है, पर हकीकत खर्चा इससे मुख्तलिफ हो सकता है। पहले दौर में प्रोविजन को समझा जाता था अनसर्टेनिटी, जो कि गलत था। आपको याद दिलाऊं, फ्रैंकफर्ट या किसी दूसरी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स। गलत है। अनसर्टेन है, पता नहीं कितने कस्टमर्स पैसे नहीं देंगे, लेकिन लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी का मकसद इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। फिर ऑब्लिगेशन दो तरह की होती है, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। लीगल मतलब बाय लॉ और बाय स्टैट्यूट आपके ऊपर अप्लाई की जाती है, रेगुलेटर आपके ऊपर इंपोज करता है। और एक होती है कंस्ट्रक्टिव, जो आप खुद से अपने ऊपर क्रिएट करते हैं बाय मींस ऑफ योर पास्ट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, यानी मैंने इसको अपनी लायबिलिटी को दिखाया है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ये एसेट किसके लिए होगा? ठेकेदार के लिए? किसी के लिए भी नहीं। तो प्रोविजंस क्या है? नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बताएंगे यहां पे। इसमें एक स्टैंडर्ड बात करता है IAS 32, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करता है। दो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं नॉलेज के लिए। जब कंपनी किसी सोर्स के थ्रू फंड्स रेज करती है, तो IAS 32 के सर में दर्द हो जाता है कि क्या मैं इसको इक्विटी दिखाऊं या लायबिलिटी दिखाऊं। मिसाल, एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो कंपनी को पैसे मिले, डेबिट तो कैश ऑफ बैंक होगा, क्रेडिट इक्विटी करूं या लायबिलिटी करूं? क्यों? क्योंकि देने हैं, क्योंकि ये वापस देने हैं। तो इसने कहा भाई बैंक लोन तो लायबिलिटी है। मैं कहा चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने बॉन्ड्स इश्यू किए, फिर पूछा कि डेबिट तो कैश ऑन बैंक होगा, क्रेडिट क्या करो, इक्विटी या लायबिलिटी? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये भी वापस देने। ठीक। फिर हमने पूछा कि अगर हमारी कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू किए हैं, डेबिट तो कैश ऑन बैंक होगा, क्रेडिट क्या होगा, लायबिलिटी या इक्विटी? इक्विटी। क्यों? क्योंकि वापस नहीं देने। फिर हमने इश्यू किए प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? इक्विटी है, लायबिलिटी है? डिपेंड। अगर रिडीमेबल है तो लायबिलिटी है, अगर इरिडीमेबल है तो इक्विटी है। ठीक है। तो इसने पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, इक्विटी और डेट, कि कोई सोर्स कंपनी के लिए इक्विटी है या फिर लायबिलिटी है। दूसरा, इसमें एक मसला आया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। एनी आइडिया व्हाट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड? एक होता सिंपल बॉन्ड, 100 रुपए की पार वैल्यू है, मिसाल 10% का कूपन इंटरेस्ट है, 5 साल की मैच्योरिटी है। सही है, 5 साल की मैच्योरिटी है।
आप मुझे 100 रुपए दे, 5 साल तक मैं उस पर आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, 5-6 साल के बाद आपको 100 रुपए वापस ले जाना। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिंपल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड। दूसरा होता है प्रीमियम बॉन्ड्स। आप मुझे 100 रुपए दे, मैं आपको उसके ऊपर 7% कूपन दूंगा और 5वें साल के आखिर में आप मुझसे 130 रुपए करके ले लेना। आपने मुझे 100 रुपए दिए थे ना, 30 रुपए ऊपर से दे दूंगा, प्रीमियम। ठीक है, ऐसे डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, है 100 रुपए का, आपके लिए 75 रुपए का, आप मुझे 75 रुपए दें, मैं आपको 5 साल तक 6% इंटरेस्ट दूंगा और 5वें साल के बाद 100 रुपए में रिडीम करवा लेना। लेकिन मैंने आपको बेचा कम में था, इसको हम क्या कहेंगे? डीप डिस्काउंट। एक बॉन्ड आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्या सीन है? मिसाल 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, मिसाल आप आज मुझे 1000 रुपए दें, मैं आपको 5 सालों तक इस पे 6% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक हो गया। 5वें साल के आखिर में चाहो तो अपने 1000 रुपए वापस ले जाना मुझसे, सिंपल बॉन्ड है। लेकिन अगर चाहो तो मुझसे मेरी कंपनी के 70 ऑर्डिनरी शेयर्स लेके जाना, या तो 1000 रुपए ले जाना या तो 70 ऑर्डिनरी शेयर्स लेके जाना जिसकी पार वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू या नसीब। अब होता क्या है कि आप 5वें साल के आखिर में देखते हैं कि मेरे पास या तो 1000 रुपए लेने का ऑप्शन है या तो 70 शेयर्स लेने का ऑप्शन है, और एक शेयर अगर चल रहा है 15 रुपए का, मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 15 रुपीज की, तो आप क्या करेंगे? 70 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए, 1050 रुपए। आप क्या लेना पसंद करेंगे? 1050 रुपए के शेयर्स या 1000 रुपए कैश? आप कहेंगे शेयर्स दे दे। लेट्स अज्यूम शेयर हो जाता है 20 रुपए का, तो 70 शेयर 1400 रुपए के हैं। सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, शेयर्स या पैसे? सर शेयर्स दे दे। अच्छा, अब मैं यहां फंसा। अगर मैंने आज 50 लाख रुपए के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, तो मैंने IAS 32 से पूछा उधर भाई इसको इक्विटी बोलूं डेट बोलूं? तो उसने बोला अगर पैसे देने हैं तो डेट, अगर शेयर्स देने हैं तो इक्विटी। मैं कहा वही तो नहीं पता कि क्या देना है। और इन्वेस्टर का फैसला 5 साल के बाद पता चलेगा। आज इस 50 लाख रुपए को डेबिट तो कैश कर दूंगा, इतना तो मुझे अकाउंटिंग आती है, लेकिन क्रेडिट में इसको लायबिलिटी कहूं या इक्विटी कहूं ये नहीं समझ आ रही। तो IAS 32 बताता है कि ये इक्विटी है या डेट है। बेसिकली जो मैंने अभी एग्जांपल दी उसको कहा जाता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट या फिर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड मतलब 2 in 1, हाइब्रिड मतलब 2 in 1। IAS 32 कहता है कि ये 2 in 1 है, इसमें इक्विटी भी है, इसमें डेट भी है, लिहाजा इसका कुछ हिस्सा डेट लायबिलिटी में क्रेडिट किया जाएगा और कुछ हिस्सा इक्विटी में क्रेडिट किया जाएगा। तो IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में यह बताएगा कि सोर्स इक्विटी है या डेट है। यह क्लियर हुआ? दूसरा, IAS 32 बात करता है with the treatment of treasury shares. What are treasury shares? Yes, जब कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक करती है उन शेयर्स को हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। और ट्रेजरी शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ये भी कौन बताता है? IAS 32। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स खरीद के अपने एसेट्स में दिखा दे, यूं शो करे कि मैंने अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
कंपनी की शेयर प्राइस कभी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती। हमने शेयर जितने में इश्यू किया हुआ होता है हम उसी पे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरा ही शेयर मेरे ही एसेट में पड़ा हुआ हो तो वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरी बैलेंस शीट बढ़ेगी, मेरा शेयर बढ़ेगा। एनरॉन जो यूएस के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया था, उसके अंदर यह गेम खेला गया था। उसमें एक कंपनी बनाई थी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। वो कंपनी बेसिकली एनरॉन के ही शेयर्स खरीदती थी और वो कंपनी एनरॉन की सब्सिडरी थी। तो जब एनरॉन का शेयर बढ़ता, सब्सिडरी का प्रॉफिट बढ़ता, पेरेंट का प्रॉफिट बढ़ता, पेरेंट का प्रॉफिट बढ़ता, एनरॉन का शेयर बढ़ता, शेयर बढ़ता तो सब्सिडरी की वैल्यू बढ़ती, सब्सिडरी की वैल्यू बढ़ती तो एनरॉन की वैल्यू बढ़ती। यूं वो शेयर बढ़ बढ़ के $96 पे चला गया था। लेकिन जब ये फ्रॉड पकड़ा गया तो वो शेयर 92 सेंट्स पे आ गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा फ्रॉड था। जब आप एनरॉन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे या सर्च करेंगे, मैं तो अक्सर सजेस्ट करता हूं कि आपका गाना सुनने के अलावा या फेसबुक सर्फिंग के अलावा या स्टोरीज बनाने के अलावा थोड़ा इंटरेस्ट इस चीज पे भी होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्या हुए हैं। यूट्यूब पे बड़ी कॉम्पैक्ट सी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं, इंडियंस ने हर चीज पे काम किया हुआ है। कॉम्पैक्ट सी डॉक्यूमेंट 5 मिनट में पूरा फ्रॉड एक्सप्लेन कर देंगे डूडली के थ्रू, और उसके ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन किया गया है कि वो फ्रॉड किया किस तरीके से किया है। यूं बहुत सारे स्कैम्स इंडिया के अंदर किए गए हैं फ्रॉड, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आईटी फील्ड में ना हैकर की बड़ी वैल्यू होती है। हालांकि हैकिंग कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हैकर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह अभी आपने देखा ना ये ईवीएस बना है, ईवीएम क्या, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या इनाम अनाउंस किया है कि अगर किसी ने हैक कर दिया उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बग फिक्सिंग के लिए हमें हैकर्स चाहिए होते हैं, हम उनको देते हैं कि भाई इसको हैक करो। नॉर्मली वो सामने आते नहीं है फ्रंट पे, लेकिन कल एक शायद वेबसाइट का पता, GoDaddy जो एक वेबसाइट है वो हैक हो गई है। कुछ अर्सा पहले फेसबुक को भी अटैक किया था 6 अक्टूबर पे शायद, जो 4 घंटों के लिए इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद हो गए थे। ये हैकर्स की बड़ी वैल्यू होती है। आपको भी बेसिकली फ्रॉड करना तो नहीं है, लेकिन फ्रॉड कैसे किया जाता है ये आना जरूर चाहिए, ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सको। आप ऑडिटर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे कर रहा है ना, मतलब ये कर। अब इसमें मैं गाड़ियों में काम करता हूं कभी कभी ऐसे फुर्सत में, तो एक बंदा सामने आया, बोला गाड़ी की फाइल ना मिसप्लेस हो गई है, तो देखो गाड़ी के पैसे लगो, गाड़ी मुझसे ले लो, है मेरे नाम पे, लेकिन कागज पता नहीं कहां चले गए। तो मैं कहा सही है, आधी कीमत में ले लो गाड़ी, गाड़ी तो सही है। तो बोला नहीं, इससे गाड़ी नहीं लेना। क्यों? बोला इसने कागजात किसी के पास गिरवी रखवा के कर्जा लिया होगा। सही है। अब कर्जा सूद समेत इतना ज्यादा हो गया होगा, जब तक उसको पैसे नहीं देगा वो कागज रिलीज नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, आधे पैसे उससे ले लिए या आधे से ज्यादा पैसे उससे ले लिए, और बाकी ये 50% के करीब गाड़ी आपको बेच के भाग जाएगा। क्या वो कागजात वाले ढूंढेगा? सही है। या गाड़ी को सीपीएलसी में ब्लॉक करना होगा कि भाई गाड़ी के कागज मेरे पास है, फंसोगे आप। अब मैंने दिखाया फ्रॉड का ये कौन सा तरीका, बड़ा कॉमन है, ये कॉमन है। अगर हमें पता चलेगा कि फ्रॉड किस तरीके से होता है तो ही तो हम होशियार होंगे ना, अलर्ट होंगे कि भाई से बचना, इसमें ये हरकत होती है, इसमें ये गड़बड़ करते हैं। एक बंदा कहने लगा कि मेरी बेगम के नाम की जमीन है लेकिन मेरे साले छोड़ रहे नहीं है। मैं है किसके, बोला है मेरे बेगम के नाम पे लेकिन कब्जा मेरे सालों का है। तो मैं कहा कब्जा छूटेगा थोड़ी। बोला मैं क्या करूंगा, इन कागजों पे ना बैंक से कर्जा ले लूंगा। मैं कागज का मालिक तो मैं ना प्रॉपर्टी का, मैं जाके बैंक से लोन ले लूंगा, लोन डिफॉल्ट कर जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा जाके जमीन तुम्हारी ले लो, वो लेगा मेरे सालों से बैंक वो गाली कराएगा। ये टेक्निक्स है लोगों के पास। बड़ा खानदान में फटे करेंगे डायरेक्ट, फायदा नहीं है, मैं लड़ूंगा फायदा नहीं है। मेरी बेगम कहती है पैसा पैसा हो जाएगा लेकिन भाई से भी लड़ूंगी, तो बैंक वाले लड़ेंगे ना, वैसे भी लड़ रहा हूं। तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप
कोई भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं, आप सिर्फ उनको सर्च करेंगे ना कि फाइनेंशियल स्कैम्स इन हिस्ट्री, यूट्यूब भर जाएगा। 5-10 मिनट आप स्पेंड करोगे, देखोगे इसने गेम किया कैसा है। जरूरी है सीखना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक तो IAS 32 ने बात की, दूसरा इसके ऊपर बात करता है IFRS 9। पहले IFRS 9 होता था IAS 39, लेकिन क्योंकि देयर इज अ प्रोजेक्ट, कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट बिटवीन IASB एंड FASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और जो यूएस का बोर्ड है, इन दोनों के दरमियान चल रही है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या मकसद है? IASB कहता है कि हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं जो ग्लोबली इन्फोर्सेबल हो, और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए वो एज पर IAS एंड IFRS बनाई जाए। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ, अमेरिका दूसरी तरफ। हर बात में इनको फड्डा चाहिए, ब्रिटिश को और अमेरिकन को। वोकेबुलरी के किसी उसमें भी फंसेंगे प्रोनाउंसिएशन में, भाई इसको स्केड्यूल बोलना है, शेड्यूल बोलना है, तो बोलेंगे अमेरिकन ऐसा बोलता है, ब्रिटिश ऐसा बोलता है। हम फिजिक में दोनों के चक्कर में फंसे। बहरहाल वो दोनों एक डेस्क पे नहीं बैठ सकते। तो यूएस को अगर कहा कि भाई आप भी IAS लगवा दो ताकि इन्वेस्टर इजी हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करेगा, आपका इन्वेस्टर दुनिया में इन्वेस्ट कर सकता है, दुनिया आपके कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप यूएस गैप चलाओगे तो इन्वेस्टर परेशान होगा, पता नहीं ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम बातचीत करते हैं, कन्विंस और बी कन्विंस्ड, कायल कर लो या कायल हो जाओ। आप अपनी ट्रीटमेंट हमें बताओ, हम अपनी ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, देखते हैं कि किसको सही लगती है, हम वो दोनों कॉमन कर लेंगे। तो कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट में क्या होता है, हम डिस्कस करते हैं कि हम इस ट्रांजैक्शन की ये ट्रीटमेंट करते हैं, वो बताएंगे कि हम इस ट्रांजैक्शन की ये ट्रीटमेंट करते हैं। मीटिंग्स होती है, अल्टीमेटली या वो अपना गैप एडजस्ट करते हैं या हम अपना IFRS एडजस्ट करते हैं, ठीक है। या दोनों में भी एक नई ट्रीटमेंट के साथ आए, और दोनों अभी रिसेंटली जो IFRS 16, IFRS 17, IFRS 15 ये सब आए हैं, ये इसी की वजह से आए हैं। तो कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट चला। पहले होता था IAS 39, अब हो गया IFRS 9। अब IAS 39 सफाई हस्ती से गायब है, अब एग्जिस्ट नहीं करता IAS 39, उसकी जगह पे आ गया IFRS 9। अब यह बताएगा कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से दिखा सकते हैं। जिस तरह IAS 16 में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं ना, हम उनको सब्सिक्वेंटली किस मॉडल पे दिखा सकते हैं? वी हैव गॉट 2 मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर दोनों में बताया कि वहां डेप्रिसिएशन कैसे होगी, या रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगा तो कहां जाएगा, डाउनवर्ड होगा तो कहां जाएगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन का क्या बनेगा, अपने अपने हिसाब किताब बताए हुए हैं। इसी तरीके से अगर IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 41 है एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल एसेट्स, IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, ये हर एक स्टैंडर्ड अपनी अपनी ट्रीटमेंट बताता है। IFRS 9 बताएगा कि अगर आपकी कंपनी ने कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदा हुआ है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाया जाएगा, और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम कौन सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे? IFRS 9। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करूं जिसके बाद मुझे ये समझाने में आसानी होगी। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, और हम पूरे कैफ में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ते और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे उसकी, हमें समझ में नहीं आएगी। वजह क्योंकि हमने टेक्निकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा ही नहीं हुआ। जब हमें चीज का पता होगा तो हम उसकी ट्रीटमेंट वाज़ेह कर सकेंगे। अभी MFA के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन क्योंकि हम FAR 2 पढ़ रहे हैं उसके बगैर, तो मैं पहले आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लेन कर लेता हूं। एक वर्ड आपने
TNT में पढ़ा होगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, इजी, अप्लाइज ऑन पार प्रिंसिपल। दूसरा इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज कंपाउंडेड, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, कंपाउंड होता है। अगर हमारी कंपनी 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू करती है या लोन लेती है और इन्वेस्टर को कहती है कि मैं आपको 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया करूंगी 3 साल तक, 3 साल के बाद अपने 1 करोड़ रुपए वापस ले जाना। अकाउंटेंट आ गया, हाँ भाई क्या हुआ, मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है। बोला 1 मिनट रुको, जब 1 करोड़ रुपए का लोन लेंगे तो डेबिट क्या करेंगे, कैश और बैंक, क्रेडिट क्या करेंगे, लोन, लायबिलिटी, बैंक लोन। सुना आगे क्या है, बोला अब साल के बाद होगा, पहला साल खत्म हुआ। बोला क्या सीन है, बोला उसको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं। सिंपल वो होता है जो हर साल दिया जाता है और हमेशा पार पे लगता है। तो सुना ठीक है, डेबिट किया फाइनेंस कॉस्ट मिलियन से, क्रेडिट किया कैश और बैंक मिलियन से। बोला आगे चलो, फिर दूसरा साल खत्म होता है, फिर 10 लाख रुपए की पेमेंट होती है, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट कैश और बैंक। अगर मैं पे ना भी करता था ना तो भी देखो हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के फॉलोअर्स हैं, हम क्रेडिट अक्रूवड इंटरेस्ट कर देते, पैसे भले बाद में दें, लेकिन खर्चा वो साल भरेगा जिस साल का ये है, ना कि वो साल जिसमें पे किया जाएगा। तो हम पहले साल के आखिर में मिलियन, दूसरे साल के आखिर में मिलियन और तीसरे साल के आखिर में मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हम बोलेंगे क्या सीन है, बोला बस वापस देने। जैसे वो वापस देंगे तो हम डेबिट कर देंगे लायबिलिटी लोन एंड क्रेडिट कर देंगे कैश। ये हो गया आसान तरीका। दूसरा तरीका, मैं बैंक से लेता हूं 1 करोड़ रुपए और उसको कहता हूं यार मैं ना एक जगह पे पैसे लगा रहा हूं, बीच बीच में पैसे नहीं दे सकता, एक काम करना, आज आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, 3 साल के बाद 1 करोड़ 33 लाख 10,000 रुपए मुझसे ले लेना। आज आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, 3 साल के बाद 1 करोड़ 33 लाख 10,000 रुपए मुझसे ले लेना एक साथ, बीच में तंग नहीं करना मुझे। बैंक कहता ओके। अकाउंटेंट आ गया, हाँ भाई क्या हुआ, मुझे लोन लिया, इसने डेबिट किया कैश और बैंक, क्रेडिट किया बैंक लोन, बैठ गया। पहला साल खत्म हुआ, बोला क्या सीन है, मुझे कोई सीन नहीं है, बोला बस दे दे, नहीं बोला नहीं, चलो छोड़ो। दूसरा साल, भाई क्या सीन है, बोला कोई सीन नहीं है, छोड़ो। तीसरा साल, बोला क्या सीन है, भाई उसको 1 करोड़ 33 लाख 10,000 रुपए करके वापस दे रहे हैं। तो उसने किया क्रेडिट कैश और बैंक 1 करोड़ 33 लाख 10,000 रुपए, डेबिट बैंक लोन 1 करोड़ से, क्योंकि वो तो 1 करोड़ पर रिकॉर्डेड है, और डिफरेंस है 33 लाख 10,000 रुपए का, उसने डेबिट कर दिया फाइनेंस कॉस्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एम आई जोक टू यू? ये क्या कर रहे हो, 3 सालों का खर्चा मेरे गिने में, दिमाग सही है? हम यार बात तो सही कर रहा है कि 3 सालों का इंटरेस्ट है ना ये तो, और भर रहा है सिर्फ तीसरा साल, पहले और दूसरे साल को आपने कोई खर्चा ही नहीं दिया, तो हम कहेंगे नहीं हमने गलत किया है। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले साल बेशक आपने इंटरेस्ट दिया नहीं लेकिन अक्रू तो किया ना, तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए का 10% 10 लाख रुपए डेबिट कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट कर देंगे बैंक लोन। अब बैंक लोन कितना हो गया, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख।
दूसरा साल 1,10,00,000 का 10%, 11 लाख। डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 11 लाख, क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी 11 लाख। अब बैंक लोन कितना हो गया? 1,21,00,000। 1,21,00,000 का 10%, 12,10,000। डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट करेंगे लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कितने पे आ गई? 1,33,10,000। भाई क्या सीन है? बोला पैसे वापस करने, तो क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक 1,33,10,000, डेबिट करेंगे कैश बैंक लोन 1,33,10,000। इससे मैचिंग कॉन्सेप्ट का बोलबाला हुआ, हमने उसकी धज्जियां नहीं उड़ाती, हमने उसको ख्याल किया कि भाई डोंट यू वरी, आप हमारी बुनियाद हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अक्रूल्स कॉन्सेप्ट, हम इनको अगर छोड़ देंगे तो हमारी अकाउंटिंग तितर बितर हो जाएगी। हम नहीं छोड़ सकते इनको, हमें इनको फॉलो करवाना है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब तीसरा गेम। लेट्स अज्यूम कि हमारी कंपनी में $10,000 ₹1,000 5% बॉन्ड्स इशू किए हैं एट पार। वर्ड मैंने यूज किया पार। व्हाट इज पार वैल्यू? फेस वैल्यू, लीगल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, जो उसकी शक्ल पे लिखी होती है कि मैं इतने का हूं, लेकिन वो इशू कितने में किया जाता है वो अलग बात है। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चलती है वो अलग बात है, लेकिन पार वैल्यू उसकी फेस वैल्यू होती है। व्हाट इज दिस 5%? इंटरेस्ट में एक वर्ड हम यूज करते हैं कूपन इंटरेस्ट। क्या? कूपन इंटरेस्ट। व्हाट इज कूपन इंटरेस्ट? कूपन इंटरेस्ट is simple interest ठीक है, कुछ चीजें याद रखो। कूपन इंटरेस्ट सिंपल होता है। देखिए सिंपल और कंपाउंड में फर्क क्या होता है? अगर मैं आपसे 1,00,000 रुपए लूं और कहूं कि मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा, लेकिन ये रिटर्न आप साल में विड्रॉ नहीं कर सकते, तो क्या आप मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पे एग्री कर लेंगे? आप बोलेंगे क्या होगा सर, ₹1,00,000 के ऊपर 10,000 रुपए देना? नहीं, आप निकाल नहीं सकते, दूंगा 3 साल बाद। तो आप बोलेंगे फिर अगर ऐसी बात है तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के दे। सिंपल इंटरेस्ट तब होता है जब मैं आपको इंटरेस्ट विड्रॉ करना अलाउ कर दूं, तो ₹1,00,000 का 10% 10,000 होगा, ले जाओ। आप नहीं ले रहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको अथॉरिटी दी कि आप उसको विड्रॉ करके ले जाओ। मेरे पास पहले भी आपके ₹1,00,000 थे, अभी भी आपके ₹1,00,000 होंगे, लेकिन अगर मैं आपको विड्रॉ करने नहीं दूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कंपाउंड तब होगा जब मैं आपको इंटरेस्ट विड्रॉ करने नहीं दूं, लेकिन अगर मैंने आपको इंटरेस्ट विड्रॉ करना अलाउ कर दिया है तो मैं सिंपल दूंगा। भाई नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसे रखवा दो, हर महीने जाकर पैसे निकलवा लो। आप नहीं निकल पा रहे, 6 महीने हो गए अपने पैसे नहीं निकल पा, वहां से कंपाउंड थोड़ी होंगे। वो बोलेगा जब आओ ले जाओ, मैंने रोका है क्या? लेकिन अगर मैं रोकूंगा तो फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरूंगा। क्लियर है बात? कूपन सिंपल इंटरेस्ट है, यानी हमेशा प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा। पेड फ्रीक्वेंटली, क्योंकि सिंपल है तो क्वार्टरली, बायएनुअली, एनुअली ड्यू होगा, आप ले सकते हो, आप विड्रॉ कर दो। इन्वेस्टर को बोलूंगा भाई ले जाओ अपने पैसे।
और आखिरी रूल याद रखना, दिस विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन, ये हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई होगा। शनाख्त क्या है, पता कैसे चलेगा? दिस विल ऑलवेज बी मेंशन विथ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाए, जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाए वो कूपन होती है। जिस तरह आपने कभी पढ़ा हो, लिखा हो 9% बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स के साथ लिखा हुआ 9%, ये 9% क्या होगा? ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 10% कूपन डिविडेंड होगा। तो कूपन सिंपल है, फ्रीक्वेंटली पे किया जाएगा और हमेशा पार पर दिया जाएगा। शनाख्त दिया है कि वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा जाएगा। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है 5% बॉन्ड्स, यानी ये बॉन्ड्स जिनकी पार वैल्यू 1000 रुपए है, उस पर कूपन इंटरेस्ट कितना है? 5%। हमारी कंपनी ने 10,000 5% बॉन्ड्स इशू किए एट पार, on 1st July 2019, कैलकुलेटर में। अच्छा, अब टेक्निकलिटी समझेंगे। मैंने कितने बॉन्ड्स इशू किए? 10,000 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड कितने का? 1000 रुपए का। मुझे आज पैसे कितने मिले? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना बना? करोड़ रुपए। तो आज तो मुझे मिल गए करोड़ रुपए। मैंने डेबिट किया कैश और बैंक 10 मिलियन, क्रेडिट किया 5% बॉन्ड्स 1 करोड़ से। अब इसमें मसला देखें, क्या मैं हर साल इन्वेस्टर को कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे करूंगा? कितना? 5% ऑफ व्हाट? पार वैल्यू। मैंने ये पार वैल्यू दिया ना, तो इसका कूपन इंटरेस्ट कितना है? 5%। जबकि मुझे इसको रिडीम कितने में करना है? मैंने लिखा है ईच बॉन्ड इज रिडीमेबल एट 165.5 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कि मैं पार से इतने पैसे ज्यादा दूंगा। यानी इन्वेस्टर ने मुझे कितने दिए थे? 1000 रुपए। मैं इन्वेस्टर को कितने दूंगा? 1165.5 रुपए पर बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 10,000। तो मैं रिडेम्पशन कितने पे करूंगा? 11,655,000। Now what happens? कूपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है? ये सही ना? कूपन कितना बन रहा है? कूपन लगेगा करोड़ रुपए का 5%, 5 लाख रुपए, जो कि मैं हर साल पे करूंगा। अब मसला समझिएगा, आपको पैसे मिले करोड़ रुपए, आपने डेबिट किया कैश, क्रेडिट किया लायबिलिटी, 5% बॉन्ड्स, ठीक है। पहला साल खत्म होता है, अकाउंटेंट पूछता है क्या सीन है, मैं कहता हूं भाई 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं,
अकाउंटेंट ने डेबिट किया फाइनेंस कॉस्ट 5 लाख, क्रेडिट किया कैश और बैंक 5 लाख और अक्रूड इंटरेस्ट 5 लाख। दूसरा साल भाई क्या सीन है, मैं दोबारा 5 लाख रुपए दूंगा, फिर फॉर डेबिट फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट कैश और बैंक। तीसरा साल फिर 5 लाख दूंगा। और अब वक्त आ चुका है, मैंने इशू कब किया था, जुलाई 2019, और रिडेम्पशन कब है 20, 21, 22, 3 साल बाद। अब टाइम आ चुका है कि मैं उसको 1,16,55,000 रुपए रिडीम करूं। अब जब मैं उसको कैश दूंगा तो कितनी दूंगा, 1,16,55,000 क्रेडिट कर दिया कैश। डेबिट करूंगा 5% बॉन्ड्स लायबिलिटी, कितने से, वो तो है 10 मिलियन पे, वो तो रिकॉर्डेड 1 करोड़ रुपए पे। और डिफरेंस जो प्रीमियम का है कितना, 16,55,000, उसको मैं डेबिट करूंगा तीसरे साल में। तीसरा साल बोलेगा आप लोगों को बात ही नहीं समझ में आ रही, फिर मेरे ऊपर, मैंने इस साल का 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी भरा है और प्रीमियम भी मैं भरूं, तो चिल्ला तो अभी भी सही रहा है, ठीक तो अभी भी सही रहा है बेचारा। अब इस केस में देखो क्या हुआ है, क्या इस इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट सिंपल है, क्या इसमें कुछ इंटरेस्ट कंपाउंड भी हो रहा है, हां। अब इसमें 2 इंटरेस्ट हैं, ये जो आखिर में मैं उसको 16,55,000 बढ़ा के दे रहा हूं ना, कोई चचा का बेटा नहीं है, इन्वेस्टर कोई मेरा जान पहचान में नहीं है, मैं उसको जो कूपन इंटरेस्ट दे रहा हूं वो कम दे रहा हूं। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं कि मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 10%, तो लोग पूछेंगे क्या इन्वेस्टर के आप चचा के बेटे थे कि उसने 5% का आपको दे दिया था। फिर अगर आप उसको जो प्रीमियम दे रहे हैं वो आपकी तरफ से एहसान नहीं है, तो उसने 10% वाली मार्केट के टाइम पे 5% का आपको लोन क्यों दिया। ना इन्वेस्टर बेवकूफ है ना इश्यूअर बेवकूफ है। मैंने क्या गेन किया हुआ है कि मैंने उसको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सिंपल करके दिया है और कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड करके दिया है। अगर मैं कंपाउंड वाले पार्ट को इग्नोर करता हूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी। हम कैलकुलेट करेंगे एक तीसरा इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं एक इंटरेस्ट हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड, तीसरा हो गया इफेक्टिव। इफेक्टिव का मकसद दिस इंक्लूड्स बोथ a part of interest that is simple and a part of interest that is compounded. Getting my point? Effective interest अब सारा गेम सुलझा देगा। So this is part simple, part compound. Effective interest का मकसद है to ensure मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को कहता है डोंट यू वरी। आपका भाई है इधर, भाई का नाम क्या है इफेक्टिव इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट देखो गेम कैसे खेलता है। हमारे ऊपर लोन कितना है पहले साल में 1 करोड़, यह आ गया 1 करोड़ रुपया। मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट। यानी इफेक्टिवली कंपनी 10% भर रही है। नहीं कैसे, कंपनी तो 5% भर रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर 2 खर्चे हैं। एक वो जो हर साल दे रही है, एक वो जो आखिर में कंपाउंड करके देगी। ये वाला पार्ट प्रीमियम का कंपाउंड हो रहा है और जो 5-5 लाख है हर साल के वो सिंपल है। इसको हम कहेंगे इफेक्टिव। तो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है 10%। ये कहेगा कि आप इसमें जो फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करें ना वो इफेक्टिव बेसिस पे रिकॉर्ड करें 10% पे। तो करोड़ रुपए का 10% कितना बनेगा 1 मिलियन, 10 लाख।
इसमें से माइनस करें जितना इंटरेस्ट आप उसको दे रहे हैं, 5 लाख। 10 लाख रुपए आपके बनते हैं भाई मेरे ऊपर, एक काम करो 5 लाख रखो, बाकी 5 लाख का हिसाब करते हैं। तो 5 लाख जो मैंने आपको दे दिए उस पर तो मैं आपको इंटरेस्ट नहीं भर के दूंगा, लेकिन जो 5 लाख मैंने आपके रोके हैं उस पर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरे ऊपर अब लायबिलिटी पहले साल के आखिर में कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ 5 लाख। डबल एंट्री क्या करेंगे, पहले साल डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट कितने से, 1 मिलियन से, इफेक्टिव इंटरेस्ट है। क्रेडिट करेंगे कैश 5 लाख से, बाकी 5 लाख क्रेडिट कर दूंगा मैं 5% बॉन्ड्स में, लायबिलिटी में। अब मेरी लायबिलिटी 1 करोड़ 5 लाख हो गई, ठीक। इन्वेस्टर छोड़ेगा तो नहीं। दूसरे साल वो मुझसे इंटरेस्ट लेगा करोड़, क्योंकि उसने नहीं छोड़े, मैंने रोके, मैंने उसको अख्तियार ही नहीं दिया पैसे निकालने का। अब मैं 10% लगाऊंगा 1 करोड़ 5 लाख पे, जो बनेगा 10 लाख। तो दूसरे साल में डेबिट करूंगा फाइनेंस कॉस्ट 10,50,000, इसमें से उसको कितने दूंगा, कूपन हमेशा पार पे लगेगा, बीडी बोनस पे नहीं लगेगा, कूपन हमेशा पार तो करोड़ रुपए 5 लाख। अब डेबिट किया फाइनेंस कॉस्ट 10,50,000, क्रेडिट किया 5 लाख कैश और बैंक, बाकी डिफरेंस आ गया 5,50,000, वो मैं अपनी लायबिलिटी में जोड़ दूंगा और मेरी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ 15,50,000, नहीं अच्छा ठीक है। एक करोड़ 10,50,000 आखिरी साल। तीसरा साल, अब मेरे पास इन्वेस्टर्स के पैसे हैं 1 करोड़ 10,50,000, और क्योंकि जो इजाफियों को मैंने रोका है उसने नहीं छोड़ा, अगर वो छोड़ के जाता था मैं इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं करता। अब इस पे लगाऊंगा 10%, 11,05,000, डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 11,05,000, क्रेडिट करेंगे पैसे भी कितने दे रहे 5 लाख, और बाकी जो डिफरेंस है 6,05,000 का, अगर उसी वैल्यू पे। अब अकाउंट में पूछेगा क्या सीन है, मैं कहा पैसे देने का सीन है, वो बोलेगा दे दो। डेबिट करेंगे 5% बॉन्ड्स बाय 11,655,000, क्रेडिट करेंगे कैश बाय 11,655,000 एज प्रॉमिस्ड। तीसरे साल से पूछा साईं हानि खुश है, वो कहेगा आप सही है। उसका क्राई करना, स्क्रीन करना जायज था, क्योंकि हम उसका बाकी सालों का खर्चा उसको चार्ज कर रहे थे, और मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम हिला नहीं सकते। लेकिन आप और मैं क्या ही कर सकेंगे, ये काम करेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट समझ में आ गया? दिस इज एन इंटरेस्ट दैट इंक्लूड्स बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। आप इतना याद कर लो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट वो मसीहा है जो मैचिंग कॉन्सेप्ट को संभाल लेगा, जिस तरह डेफर्ड टैक्स करता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स पढ़ लिया तो उसमें क्या होता है, डेफर्ड टैक्स में जो डिफरेंसेस होते हैं ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्स रूल्स के दरमियान, तो डेफर्ड टैक्स कहता है डोंट यू वरी, मैं संभाल लूंगा खुद ही। वो फिर खुद डेफर्ड टैक्स ऐसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनकर मैचिंग कॉन्सेप्ट को संभाल लेता है। सेम यहां पे वो काम करेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इफेक्टिव इंटरेस्ट खुद ही मैचिंग कॉन्सेप्ट को संभाल लेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है बाय मींस ऑफ IRR। आप क्या करेंगे, किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज रखेंगे। कैश फ्लो क्या होगा, ईयर 1 में 5 लाख देने, ईयर 2 में 5 लाख देने, ईयर 3 में 5 लाख देने, और ईयर 3 में मैंने 1 करोड़ 16,55,000 देने।
ये आगे कैश फ्लोस, दो तुक्के मारते हैं ना आईआरआर में, एक पॉजिटिव एनपीवी वाला और नेगेटिव एनपीवी वाला, तुक्के मार के आप आईआरआर निकालेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट इज आईआरआर, जहां पे एनपीवी 0 हो जाएगी। लेकिन आपको आईआरआर कैलकुलेट नहीं करना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा आपको गिवन होगा। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट है किस बला का नाम, अगर एक बार आप समझ गए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खुद ही निकलेगी, आपको याद करनी नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? और फॉर टुडे बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओवरलोड ना हो जाए। थैंक यू।